अपने पिछले एपिसोड में हमने 1899 के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को समझा था और आज की वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे थियरीज को डिस्कस करने का मेरे पास एक अलग ही प्लान है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक्चुअली मुझे ये प्लान यूट्यूब की तरफ से ही सजेस्ट किया गया है। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि वीडियो को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम टॉ को देखते हैं जो कि इबन और क्रिस्टा के करतूतों से खुश नहीं थी और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन के टीम की मदद करेगी। वहीं कैप्टन की टीम बच्चे को वापस से कैबिनेट में बंद कर चुके थे क्योंकि इन्हें अब इस बच्चे से डर लगने लग गया था, विच वाज ऑब्वियस क्योंकि ये बच्चा समुद्र में गिरने के बाद मैजिकली वापस आ गया था। अब मोरा नहीं चाहती थी कि बच्चे को ऐसे बंद किया जाए, इसलिए वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी भगदड़ में कैप्टन के क्रू का एक मेंबर मोरा पे शूट करता है। डैनियल मोरा को बचाने के लिए कूदता है लेकिन तभी टाइम एकदम से थम जाता है जहां सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन मोरा और वो बच्चा आराम से चल फिर रहे थे। ये बच्चा मोरा को अपने साथ ले जाता है जिसके बाद टाइम वापस नॉर्मल होता है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि इबन और उसके ग्रुप वाले शिप में बचे हुए कोल को तेजी से खत्म कर रहे थे और ऐसे में कोल यानी कोयला बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगा जिससे ये समुद्र के बीचों बीच फंस सकते हैं। इसलिए कैप्टन डिसाइड्स कि वो लोग शिप को टेक ओवर करेंगे। तभी अचानक पूरे जहाज पे एक टिकिंग साउंड आने लगती है जिसे सुनकर कई लोग एकदम हिप्नोटाइज टाइप होकर जहाज से नीचे पानी में कूदने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग पानी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं जिनमें नोटेबल पीपल वेयर यूगजे, डॉक्टर, क्रेस्टर इत्यादि। मोरा ये सब देख काफी परेशान होती है और वो बच्चे से बार बार पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन ये बच्चा एक शब्द नहीं बोलता। इंस्टेड वो एक नोट में लिखता है कि दे आर लिसनिंग। इसके बाद वो मोरा के कान में फुसफुसा कर कहता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। इसके बाद बच्चा मोरा को कमरे के नीचे वाले शाफ्ट में ले जाता है और वहां उस बीटल की मदद से एक सीक्रेट पैसेज खोल देता है। जी हाँ, इस पैसेज से होकर मोरा कहीं तो फील्ड में पहुंच जाती है जहां दूर पे हम एक अबैंडन्ड मेंटल असाइलम को देख पाते हैं। नाउ डैनियल भी शाफ्ट के अंदर आता है और वो अपने अजीब से डिवाइस की मदद से डोर्स को खोलकर उसी जगह पहुंचता है। डैनियल को वहां सिर्फ बच्चा दिखता है और इनके बीच बड़ी क्रिप्टिक सी बातें होती है। लाइक डैनियल बच्चे से कहता है कि इससे पहले कि वो लोग शिप को डुबा दे मुझे सब कुछ रोकना होगा, तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हें यहाँ वो ढूंढ नहीं पाएंगे। बच्चा सिर्फ इतना कहता है कि मोरा को कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ कर्बरोस पे अब भी लोग पानी में कूद रहे थे और ऐसे में बचे हुए लोग खुद को बांध कर अपने आप को बचाते हैं। मीनवाइल कर्बरोस पे फिर से एक मैसेज रिसीव होता है विच वाज सिंक शिप, यानी कि जहाज को डुबा दो। डैनियल भी अब तक कर्बरोस पे आ गया था और वो अपने डिवाइस से वापस फर्नेस वाले मशीन में कुछ तो करने लग जाता है। कमिंग बैक टू मोरा, वेल वो मेंटल असाइलम के कमरा नंबर 1011 में जाती है जहां उसकी मुलाकात हेनरी से होती है। जी हाँ, वही बूढ़ा हेनरी जो कि उसका पिता भी है। वो हेनरी से पूछती है कि उसका भाई कायरन कहाँ है, जिसके जवाब में हेनरी कहता है कि तुम तो सवाल ही गलत पूछ रही हो। फिर 2 लोग आकर मोरा को पकड़ लेते हैं और हेनरी मोरा को ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद मोरा वापस से अपने आप को कर्बरोस पे पाती है। इस पॉइंट में मोरा को लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं इस सब में उसके पिता का हाथ है और वो ये बात कैप्टन आइक को बताती है। वो ये भी रिवील करती है कि उसके पिता हैं इस शिप कंपनी के ओनर हैं और मोस्टली वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं। ये दोनों आइक के कमरे वाले शाफ्ट में जाते हैं जहां बीटल की मदद से मोरा पैसेज खोलती है। इस बार ये दोनों आइक के घर के बाहर निकलते हैं विच वाज स्ट्रेंज। फिर ये लोग वापस आते हैं और इस पॉइंट पे आइक रिवील करता है कि प्रोमीथियस शिप जो कि खो गया था उसका लॉग बुक में मेंशन था कि आइक उस शिप का कैप्टन था। आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि आइक तो यहाँ है और आइक को प्रोमीथियस के बारे में याद क्यों नहीं। दूसरी तरफ डैनियल अपने डिवाइस से समहाउ टिकिंग साउंड को डिसेबल कर देता है जिससे कि कुछ लोग शिप पे सरवाइव करते हैं। सर्वाइवर्स साथ में मिलते हैं और यहाँ एक अजीब चीज हम नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन भी डैनियल जैसी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा था और वो चुपके से शिप के क्रू को डिवाइस की मदद से मार दे रहा था। यानी कि सेबेस्टियन को भी पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। इनफैक्ट वो खुद इसमें शामिल होगा। एपिसोड के एंड में हम हेनरी को देख पाते हैं जहाँ उनका असिस्टेंट उनके पास अजीब सा ट्रायंगल सिंबल वाला मैसेज लाता है और उनके खिड़की के बाहर हम एक पिरामिड को देख पाते हैं विच वाज स्ट्रेंज। अब 6ठे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सर्वाइवर्स अब एकजुट हो चुके हैं और वो ग्रुप्स बनाकर खुद को टास्क असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोरा और आइक बच्चे को ढूंढने का काम लेते हैं क्योंकि उन्हें अब शाफ्ट से पोर्टल ओपन करना आ गया था। वर्जीनिया, क्लीमेंस, टॉ और इबन शिप में बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने में लग जाते हैं।
रमीरो, एंकर और सेबेस्टियन शिप के ब्रिज पे रुकते हैं और बाकी के लोग लाइक एंजल, जेरोम, लूजियन, ओलेक, लिंगी और फ्रांस वो इंजन रूम में जाते हैं ताकि बचे खुचे कोल से वो इंजन को वापस स्टार्ट कर सके, साथ ही कम कोयला यूज करे ताकि वो लोग बच सके। यहाँ एज ए व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि शिप में एक ब्लैक मेटालिक टाइप का कुछ तो ग्रो करने लग गया था जिसे छूने को डैनियल मना करता है, लेकिन वर्जीनिया उस टाइम वहां नहीं थी इसलिए वो इसे टच कर लेती है दूसरी जगह पे, जिसके बाद वो ब्लैक चीज वर्जीनिया के हाथ में फैलने लग जाता है लाइक अ डिजीज। इसके बाद टॉव हेलुसिनेट करती है और इससे हम टॉव की बैक स्टोरी जान पाते हैं। तो बेसिकली अपने गांव में टॉव की फैमिली जिस लैंडलॉर्ड के लिए काम करती थी उसके बेटे के साथ क्रिस्टर का चक्कर चल गया था और ये बात लैंडलॉर्ड को पता चल जाती है। ऐसे में लैंडलॉर्ड क्रिस्टर को पीटता है और बदला लेने के लिए वो टॉव पे हमला करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है। नाउ टॉव को होश आता है और हीट ऑफ द मोमेंट में टॉव लैंडलॉर्ड को मार डालती है और यही वजह है कि ये फैमिली इंग्लैंड से अमेरिका भाग रही थी। मोरओवर टॉव प्रेग्नेंट भी लैंडलॉर्ड की वजह से ही हुई थी। नाउ कमिंग टू ओलेक, वेल ओलेक और लिंगी अब एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। वहीं मोरा और आइक शाफ्ट का यूज करके बच्चे को ढूंढने उसी असाइलम में जाते हैं और वहां वो डिस्कवर करते हैं कि असाइलम के विंडोज के बाहर या फिर वॉल के पीछे शिप का ही बॉडी और फ्रेम था। जी हाँ, इससे हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि हो ना हो ये सब किसी तरह का इल्यूजन या सिमुलेशन है। डैनियल भी इनको फॉलो करते हुए असाइलम तक आ जाता है जहां आइक और डैनियल के बीच लड़ाई होती है। अब ये लड़ाई इसीलिए हुई क्योंकि आइक को ऐसा लगने लग गया था कि डैनियल को सब कुछ पता है और वो उनसे कुछ छुपा रहा है। ऐसे में डैनियल अपने डिवाइस की मदद से आइक को अनकॉन्शियस करके उसे टेलीपोर्ट कर देता है। मोरा ये सब देख डैनियल के विरुद्ध हो जाती है और इस पॉइंट पे डैनियल रिवील करता है कि वो मोरा का हस्बैंड है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों 12 साल से मैरिड थे और वो बच्चा इनका ही है। डैनियल बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, सब सिमुलेशन है और रियल वर्ल्ड तो कहीं और है। डैनियल तो बस इस लूप को रोक के मोरा को सिमुलेशन से बाहर निकालना चाहता है। अब ऑब्वियसली मोरा को कुछ याद नहीं था क्योंकि अगर ये सिमुलेशन है तो यहाँ सब कुछ डेटा और कोड्स के फॉर्मेट में होगा, तो ऐसे में डेटा का लॉस हो जाना बहुत ही आम बात है। इनफैक्ट ब्लैक इंजेक्शन से मेमोरी को ही लूज किया जा रहा था, यानी डेटा लॉस। डेटा लॉस इज समथिंग जो कि हम सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी फेस करते हैं। आई मीन कुछ दिन पहले मैंने एक वॉइस ओवर करा था जो कि सिस्टम क्रैश की वजह से डिलीट हो गया और उसके बाद मुझे फिर से वो पार्ट करना पड़ा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए अब मैं यूज करता हूं रिकवर इट बाय वंडरशेयर और यही मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। जी हाँ, रिकवर इट की मदद से आप इजीली अपने लॉस्ट डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब चाहे ये लॉस फॉर्मेटिंग से हुआ हो, सिस्टम क्रैश से या फिर इवन वायरस इन्फेक्शन से, आप फ्री में इसे डाउनलोड करके सिस्टम को स्कैन करके इजीली प्रीव्यू कर सकते हैं कि आप कौन कौन से डेटा को रिकवर कर पाएंगे। रिकवर इट एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, विंडोज, मैक एंड इवन कैमरा और ऐसे ही 2000 से भी ज्यादा डिवाइसेस पे काम करता है। और यहाँ फाइल्स, फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स और ऐसे ही 1000 तरह के फाइल्स और फोल्डर्स को इजीली रिकवर किया जा सकता है। मेरे लिए तो भाई ये पर्सनली लाइफ सेवर है। तो ऐसे में वेट मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, रिकवर इट को डाउनलोड करो और फ्री में स्कैन करो यार। देखोगे क्या क्या डेटा आप रिकवर कर सकते हो। और अगर ढेर सारा डेटा रिकवर करना है तो आप प्रीमियम भी ले सकते हो और जब आपका डेटा रिकवर हो जाए तब आके मुझे थैंक यू बोल देना। डाउनलोड रिकवर इट नाउ। कमिंग बैक टू स्टोरी, मोरा डैनियल पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करती, इसलिए वो डैनियल से उसका डिवाइस छीन के उसे एक कमरे में बंद कर देती है। बाहर फील्ड में वो एक पत्थर फेंकती है जो कि किसी इनविजिबल चीज से टकरा कर हवा में ही क्रैक पैदा कर देती है। उस क्रैक को ध्यान से देखने पे मोरा रियलाइज करती है कि वो किसी तरह का स्क्रीन था जिसे हटाने पे अगेन उसे शिप का बॉडी और फ्रेम दिखता है, यानी कि सचमुच ये सब सिमुलेशन था। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स मिलके शिप को रीस्टार्ट कर पाते हैं और यहाँ वो एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। लाइक शिप पे जो बुक्स थी उनमें एक ही बात रिपीटेडली लिखी हुई थी, विच वॉज मे योर कॉफी किक इन। ये देखकर साफ था कि यहाँ चीजें कोड करी गई है और जो वो देख रहे हैं वो सब रियल नहीं है। आई मीन बुक को कोड किया गया होगा, बुक के अंदर का कंटेंट नहीं लिखा गया होगा। इस सब के दौरान सेबेस्टियन टेलीपोर्ट करके हेनरी से मिलता है, विच मीन्स कि सेबेस्टियन हमेशा से हेनरी के लिए काम कर रहा था। यहाँ हेनरी कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में बच्चे को ढूंढना होगा वरना उनका प्लान काम नहीं करेगा। कमिंग टू आइक, वेल वो टेलीपोर्ट होकर खुद को प्रोमीथियस पे पाते हैं जहां समुद्र में उनके आसपास एक नहीं बल्कि कई अबैंडन्ड शिप्स पड़े हुए थे, विच मीन्स कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा, इनफैक्ट इससे पहले कई बार हो चुका है। वहीं कर्बरोस शिप पे स्ट्रेंज तरह से उगने वाला वो ब्लैक मेटालिक चीज अब तेजी से बढ़ने लग गया था और छठा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब 7वें एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र में तूफान आ चुका है और कर्बरोस उस तूफान से होकर गुजर रहा है। सभी सर्वाइवर्स शिप को स्टेबल रखने में लग जाते हैं, लेकिन इवन यहाँ इसे गॉड का संदेश समझने लगती है और वो अपने फेट को एक्सेप्ट करना चाहती है। इबन का पति एंकर ना चाहते हुए इबन के साथ ही रहता है क्योंकि वो इबन को अकेला
अकेला नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ डैनियल जिस कमरे में बंद था वहां वो वॉल्स को तोड़ के शिप के पार्ट्स को अलग करता है और उसके अंदर हम ढेर सारा वायर्स को देख पाते हैं जहां नैरो पोर्टल भी था। इस पोर्टल में इधर उधर जाके डैनियल अलग अलग लैंडस्केप्स में पहुंच पाता है जिसे हमने सीरीज में पहले देख रखा है। ऐसे ही करते करते डैनियल फाइनली एक लैंडस्केप में पहुंचता है जहां हमने एक ग्रेव और क्रॉस टाइप कुछ देखा था और उसके अंदर एक किड्स रूम कुछ टाइप था जहां उसे वही बच्चा मिलता है। डैनियल अपने बच्चे से कहता है कि वो मोरा की मेमोरी ठीक कर देगा और इस बार वो लोग लूप को भी तोड़ पाएंगे। आज तक वो लोग कभी भी इतना करीब नहीं आए थे और ऐसे में इस बार वो लोग सक्सेसफुल होंगे। बच्चा डैनियल को उनका वेडिंग रिंग देता है और डैनियल बच्चे को यहीं रहने को कहता है क्योंकि इस जगह पे उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ ये दोनों किसी तरह के कोड को ढूंढने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ मोरा डैनियल के कमरे में जाकर शाफ्ट का इस्तेमाल करती है जहां वो एक अबैंडन्ड घर के कमरे में पहुंचती है। दोस्तों ये वही कमरा था जहां डैनियल और मोरा साथ में रहते थे जब मोरा को सब याद था। कमरे के अंदर मोरा को अपने खोए हुए मेमोरीज के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। इनफैक्ट उसे वहां अपने डैनियल उस बच्चे के फोटोज भी दिखते हैं। इसके बाद डैनियल मोरा को ढूंढता है, उसे फिर से बताता है कि वो लोग मैरिड हैं और वो बच्चा उनका ही है जिसका नाम एलियट है। वो कहता है कि हम लोग एक सिमुलेशन में हैं जिसे उसे समहाउ ओवरराइड करना होगा। इस ओवरराइड का की मोरा के ही पास होना चाहिए क्योंकि इस सिमुलेशन को बनाने में मोरा का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिवील होता है कि रियल वर्ल्ड में इनके बेटे को कुछ तो होने वाला था जिसके कारण मोरा ये सिमुलेशन बनाई फॉर हर किड एंड फॉर हरसेल्फ ताकि वो अपने पेन को भुला सके। मोरा को फिलहाल कुछ भी याद नहीं था लेकिन डैनियल उसे याद करने को कहता है कि इस सब को ओवरराइड करने का की कहाँ है। ये दोनों किस करते हैं जिससे मोरा को अपने खोए हुए मेमोरीज की फ्लैशबैक्स आती है। ऐसे में मोरा अपने गर्दन के लॉकेट को ओपन करती है जिसके अंदर उन्हें एक की मिलता है। दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि शिप के ड्रॉअर के अंदर से एक टच स्क्रीन डिवाइस निकालता है और वहां वो पूरे सिमुलेशन को शट डाउन करने का कमांड देता है। शटडाउन सिर्फ 30 मिनट में होने वाला था और इसी डिवाइस की मदद से सेबेस्टियन एलियट यानी उस बच्चे की लोकेशन भी ढूंढ लेता है। अब इस पॉइंट पे शिप की हालत बद से बदतर होती जा रही थी जहां पानी अब शिप में भरने लग गया था और लूसियन को सीजर आता है और इससे पहले उसे मेडिकेशन दिया जाता है, वो मारा जाता है। वहीं लिंगी को पानी से बचाने के चक्कर में ओलेग समुद्र में गिर के मर जाता है और एंजल के ऊपर भी शिप का एक पार्ट टूट के गिरता है जिससे वो भी मारा जाता है। इबन और एंकर शिप के ही एक कंपार्टमेंट में डूब जाते हैं और फ्रांस स्टॉ को डूबने से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। मोरा और डैनियल भी अब शिप पे आ गए थे और डैनियल भी ड्रॉअर से वो डिवाइस यूज करता है टू ओवरराइड, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। शटडाउन बंद नहीं होता। वो बताता है कि हर एक सिमुलेशन 8 दिन के लिए चलता है और आज तक कोई भी शिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाई। यही वजह है कि वो लोग लूप में फंसे हैं जहां एक सिमुलेशन के फेल होते दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन अगर वो किसी तरह इस लूप को ब्रेक करें तो वो बाहर निकल पाएंगे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एलियट को खोज कर हेनरी तक पहुंच गया था और यहाँ हेनरी अपने स्क्रीन पे लोगों की शिप पे हो रही मौत को देख रहा था। हेनरी इंटरकॉम से अनाउंस करता है कि मोरा उसे वो की दे दे और बदले में अपना बेटा ले जाए। यहाँ हम देख पाते हैं कि एलियट के पास जो पिरामिड जैसा कुछ था उसे खोलने का एक तरीका था और उसके अंदर था एक की होल, यानी कि अगर की का इस्तेमाल इस पिरामिड पे किया जाए तो सिमुलेशन से बाहर निकला जा सकता है। फाइनली शटडाउन कंप्लीट होता है जिसके बाद कर्बरोस एक वाटर के होल से होते हुए वहीं पहुंच जाता है जहां हमने ढेर सारे शिप्स को देखा था। बचे हुए लोग देख पाते हैं कि वो शांत समुद्र के बीच में हैं जहां ढेर सारे शिप्स हैं और प्रोमीथियस से कैप्टन आइक भी इन्हें देखते हैं। आइक इस शिप पे आ जाते हैं और यहीं पे 7वां एपिसोड खत्म होता है। नाउ फाइनल एपिसोड के शुरुआत में मोरा और एलियट की एक मेमोरी देखते हैं जहां एलियट एक बीटल को पकड़ के उसका नाम एल्फ्रेड रख देता है और वो एल्फ्रेड को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मोरा कहती है कि उसे एल्फ्रेड को फ्री छोड़ना होगा, कैद करके नहीं रखना है इफ ही लव्स इट। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप अपने बच्चे को कैद करके अपने साथ नहीं रख सकते, यानी कि मोरा भी एलियट को अपने साथ कैद करके नहीं रह सकती। इसके बाद एलियट की नींद खुलती है विच मीन्स कि ये एलियट का विजन था। एलियट अब भी हेनरी के साथ था और हेनरी एलियट से कहते हैं कि जो लोग भी शिप पे हैं वो अपनी चॉइस से यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें अपने पास्ट को भूलना था, लेकिन अब वो भी यहाँ फंस चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। इसके बाद एलियट बताते हैं कि हम चाहे किसी चीज को भुलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, उसका कोई न कोई अंश हमारे दिमाग में जरूर रह जाता है। दूसरी तरफ बचे हुए लोग वापस रीग्रुप होते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि इन सबको कर्बरोस पे आने के लिए एक इन्विटेशन लेटर मिला था। मोरा सबको बताती है कि कैसे ये सब एक सिमुलेशन है जो कि उसके पिता द्वारा बनाया गया है। वो सबसे पूछती है कि क्या किसी को याद है कि वो शिप पे कैसे बोर्ड किए थे, एंड सरप्राइजिंगली किसी को भी ये बात याद ही नहीं थी। वो कहती है कि डैनियल उन सबकी मदद कर रहा है उन्हें यहाँ से निकालने में और हम डैनियल को देख पाते हैं जो कि अपने डिवाइस की मदद से फर्नेस वाले डिवाइस में कुछ तो ट्राई कर रहा था।
अब ऑब्वियसली सभी लोग मोरा की बात नहीं मानते और वो इधर उधर अपने रास्ते जाने लगते हैं। ऐसे में मोरा आइक को डैनियल के कमरे वाले शाफ्ट के थ्रू अपने फैमिली वाली मेमोरीज में ले जाती है और उसे फोटोज वगैरह दिखाती है। इसके बाद ये दोनों एक दीवार तोड़कर उसके अंदर जाते हैं, विच मीन्स ये लोग अब डिफरेंट पोर्टल्स को एक्सेस करके अलग अलग जगह पहुंच सकते थे। दूसरी तरफ हेनरी एलियट को अबैंडन्ड असाइलम के रूम नंबर 1011 में ले जाता है और इस बार वो उसे व्हाइट इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी मेमोरी रिस्टोर हो जाती है। ध्यान रहे, ब्लैक इंजेक्शन से मेमोरी गायब किया जाता है और व्हाइट से रिस्टोर। एलियट की मेमोरी में हम देख पाते हैं कि शायद रियल वर्ल्ड में एलियट किसी वजह से मरने वाला था और मोरा उसे बचाने के लिए उसे सिमुलेशन में भेजी थी, जबकि डैनियल मोरा को ऐसा करने से मना कर रहा था। मोरा कह रही थी यही एकमात्र तरीका है जिससे हम साथ रह सकते हैं, विच मीन्स शी वॉज नॉट लेटिंग हिम गो। इस मेमोरी को जानने के बाद जब एलियट वापस सिमुलेशन में आता है तब हेनरी कहता है कि कैसे मोरा बचपन से ही हेनरी के रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड रहती थी। बचपन में ही वो प्लेटोज केव एलिगेरी के पेपर को पढ़ ली थी और उसे बार बार पढ़ती थी। बेसिकली इसकी थियरी ये है कि क्या हम ह्यूमंस जानते हैं कि हम रियल वर्ल्ड में हैं? आई मीन अगर हमें भगवान ने बनाया है तो क्या हम भगवान द्वारा बनाए गए वर्ल्ड में नहीं रह रहे? विच मीन्स कि ये सिमुलेशन है भगवान की तरफ से बनाया हुआ। अब भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा, तो वो भी किसी के सिमुलेशन में है एंड इट गोज ऑन एंडलेसली। आई मीन इसका एंड कहाँ है, रियल वर्ल्ड क्या है, ये शायद हम में से किसी को नहीं पता। ये सुन के मुझे इंसेप्शन की याद आ गई, जहां लोग सपने में जाते थे और पता ही नहीं चलता कि वो कितना डीप है, यानी रियल वर्ल्ड क्या है। बेसिकली कहा जाए तो यहाँ सिमुलेशन के अंदर के सिमुलेशन के अंदर के सिमुलेशन, इस तरह की थियरी की बात की जा रही है। एनीवेज, दूसरी तरफ डैनियल सिमुलेशन को अपनी डिवाइस से हैक कर पाता है जिससे सिमुलेशन बिखरने लग जाता है। वो ब्लैक मेटल टाइप की चीज शिप्स में तेजी से बढ़ने लगती है और शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसे में शिप्स पे रह रहे लोग अलग अलग पोर्टल से होकर एक दूसरे के वर्ल्ड में पहुंच जा रहे थे और इन द एंड सब वापस शिप में मिलते हैं। वहीं मोरा और आइक मेंटल असाइलम में सेबेस्टियन से मिलते हैं, जहां सेबेस्टियन अपने डिवाइस से आइक को काइंड ऑफ डिसेबल कर देता है और वो मोरा को हेनरी के पास लेकर आता है। यहाँ हेनरी रिवील्स कि इस पूरे सिमुलेशन के क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि मोरा खुद है। जी हाँ दोस्तों, हेनरी यहाँ मोरा से उसका की मांगता है और वो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सीकर और एक अवॉइडर। अवॉइडर हर चीज को अवॉइड करके अपना लाइफ वैसे ही जीते हैं जैसे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वहीं सीकर चीजों के तह तक पहुंचने में लग जाते हैं जो कि उनके लिए काफी पेनफुल भी होता है। मोरा एक सीकर की तरह है और इसलिए हेनरी फिर से मोरा को ब्लैक इंजेक्शन देते हैं ताकि मोरा सब वापस भूल जाए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे काइंड ऑफ मैट्रिक्स जैसा लगा, जहां आप रेड पिल लो या फिर ब्लू पिल। एनीवेज, देन हेनरी की को उस टेट्राहेड्रॉन यानी पिरामिड के अंदर यूज करते हैं जिसपे वेकअप लिखा था, बट समहाउ की काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली में डैनियल सिमुलेशन को हैक करके की ही बदल दिया था और ऐसे में ये की और पिरामिड यूजलेस हो चुका था। हम देखते हैं कि सिमुलेशन एंड होता है जिसके बाद शिप फट जाता है और उसके साथ ही शिप वाले सर्वाइवर्स भी खत्म। तो ये सब कांड होने के बाद मोरा अपने आप को एक फील्ड में पाती है जहां क्रॉस वाले जगह में एंटर करके वो डैनियल से मिलती है। यहाँ डैनियल असली खेल रिवील करता है। दरअसल मोरा का भाई कायरन, जिसे मोरा पूरे सीरीज में ढूंढ रही थी, वो रियल वर्ल्ड में सिमुलेशन को टेक ओवर कर चुका है और वही सबको यहाँ काइंड ऑफ फंसाए हुए है। डैनियल मोरा को सिमुलेशन से बाहर निकलने का मौका देता है इन फॉर्म ऑफ न्यू की, जो कि उनका एंगेजमेंट रिंग था। डैनियल कहता है कि ये किड्स वाला जो रूम जगह है असल में ये उनके द्वारा क्रिएट किया गया पहला सिमुलेशन था और सिमुलेशन और कुछ नहीं बल्कि लाइंस ऑफ कोड्स है, यानी यहाँ जो भी है वो कुछ रियल नहीं है। इट्स टाइम कि मोरा सिमुलेशन से बाहर निकले और डैनियल हमेशा उसके साथ है। इस पॉइंट पे मोरा अपने रिंग को एक दूसरे बच्चों वाले खिलौने वाले पिरामिड में यूज करती है और हम देख पाते हैं कि इस बार फाइनली वो रियल वर्ल्ड में उठती है। अब दोस्तों, रियल वर्ल्ड एकदम अलग था। आई मीन मोरा जब उठती है तो वो अपने आप को एक अजीब से डिवाइस से जुड़ा पाती है जिससे वो निकलती है। देन शी रियलाइजेस कि वो फिलहाल प्रोमीथियस नामक स्टारशिप और स्पेसशिप पे है जहां कई लोग सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ हम कई कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जिन्हें हमने जहाज पे देखा था और वो सब मशीन से जुड़कर सिमुलेशन में थे। वहीं पास में एक कंप्यूटर था जिसपे करंट ईयर 2099 बता रहा था और यहाँ मोरा को उसका भाई कैरन से मैसेज आता है कि वेलकम टू द रियलिटी। इसी के साथ 8वां एपिसोड भी खत्म और सीजन 1 भी खत्म। तो दोस्तों, ये थी 1899 सीरीज की पूरी कहानी और ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स फिल्म जैसी लग रही है जहां क्या रियल है और क्या सिमुलेशन वो हमें पता नहीं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके मन में अभी ढेर सारे डाउट्स होंगे और उसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल प्लान है। एक्चुअली इसका आइडिया मुझे यूट्यूब ऑफिशियल से ही मिला। तो हम हमेशा अपनी वीडियोस में थियरी सेक्शन रखते हैं जहां मैं मोस्ट कॉमन अनआंसर्ड क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूं, लेकिन यूजुअली आपके मन में और भी डाउट्स रह ही जाते होंगे और आप कमेंट्स में पूछते हो। मैं कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करूं, लेकिन मैं पूरे को रिप्लाई
रिप्लाई तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए इस बार आई विल डू समथिंग डिफरेंट। जी हाँ, तो इस वीडियो के लाइव होने के कुछ ही घंटों बाद मैं एक लाइव सेशन शेड्यूल कर दूंगा, जहां ना सिर्फ मैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस और थियरीज को डिस्कस करूंगा, बल्कि मैं लाइव आपके सवालों का जवाब दूंगा। ऐसे में हमारी लाइव सेशन 1 घंटे 1.5 घंटे लंबी हो सकती है, जिसमें हम पूरे सीरीज को एकदम डिटेल में निचोड़ लेंगे। वहां हम थियरीज भी डिस्कस करेंगे, जहां आप भी अपनी थियरीज मुझे बता देना। देन वो लाइव सेशन डिलीट नहीं होगा, वहीं रहेगा, तो जिसे देखना है वो जाके लाइव सेशन में देख सकते हैं। इनफैक्ट लाइव हो जाने के बाद 1 दिन के अंदर मैं उस पर टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा। तो थियरीज को डिस्कस करने का मेरा बस एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मुझे सजेस्ट किया गया है। अगर ये अच्छा रहता है तो हम आगे भी इसे ही कंटिन्यू करेंगे, वरना हम अपने पुराने थियरीज वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे, जहां वीडियो के एंड में मैं अपने हिसाब से जितना मुझे लगता है लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे वैसा मैं बता दूंगा। सो मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंटल लाइव जो कि थियरीज को डिस्कस करेगा, उसे मिस ना करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वो लाइव मिस नहीं करना है। अब जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रिकवर इट को डाउनलोड करने का लिंक है, तो डाउनलोड करना फ्री में, स्कैन करो और जो लॉस्ट डाटा रिकवर करना है उसको रिकवर कर लो। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय लाइव सेशन इन फ्यू आवर्स। पीस।